हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी स्पेशल जीके पढ़ेंगे। बेसिकली आर ओ का जो पेपर होने वाला है उसके लिए, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह किया गया है। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना के बारे में पहले देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को रखा गया था ना। कब? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन इसका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ 1935 से पूर्णतः 1921 से आंशिक रूप से थी। तो 1935 से पूर्णतः लखनऊ राजधानी हो जाती है। कब से? 1935 से। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन तो 1 नवंबर 1956 को होता है। 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश का विभाजन ये 9 नवंबर सन 2000 को होता है, और 13 पहाड़ी जिलों को काटकर और उत्तराखंड फिर बनाया गया था 9 नवंबर सन 2000 को। इसमें 13 पहाड़ी जिलों को काटा गया था। राजकीय भाषा तो हिंदी है 1947 से, और उर्दू भी है 1989 से। 1989 से उर्दू और 1947 से हिंदी, ये राजकीय भाषा है। राजकीय पक्षी तो सारस है। राजकीय पक्षी सारस है। राष्ट्रीय राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। तो राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष अशोक है। अशोक। राजकीय पुष्प तो पलाश या टेंसू। ये 4 जनवरी 2011 को बना। 4 जनवरी 2011 को। राजकीय खेल तो हॉकी। राजकीय खेल हॉकी। राजकीय खेल हॉकी। देश का राजकीय चिन्ह तो एक वृत्त में 2 मछली 1 तीर धनुष स्वीकृत हुआ। कब? 1938 में। तो एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष स्वीकृत हुआ। कब? 1938 में। प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप तो ये द्विसदनात्मक है, द्विसदनीय विधानसभा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है 403 + 1। 403 + 1। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या तो विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। लोकसभा सीटों की संख्या 80। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। देश में विधान परिषद का गठन कब हुआ था? विधान परिषद का गठन 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन 1937 में हुआ था। 1937 में। राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन तो 10 बार लग चुका है। 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और पहली बार कब लगा था? 1968-69 में। पहली बार 68-69 में लगा था। 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और ये 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक रहे थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री थे। राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल थी। राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री वो सुश्री मायावती थी, और ये 4 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर चुकी हैं। सुश्री मायावती जी, ये दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट है प्रथम विधानसभा सभापति कौन थे? तो श्री चंद्रभाल थे प्रथम विधान परिषद सभापति। प्रदेश में जिले व मंडल तो 75 जिले हैं, 18 मंडल है। 75 जिले 18 मंडल। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी। 1866 को हुई थी, सॉरी। 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 के तहत प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायाधीश विशंभर दयाल। और ये 14 सितंबर 1977 तक रहे थे, मतलब बने थे। फिर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? तो वर्तमान में कौन है लोकायुक्त? न्यायाधीश संजय मिश्र, और ये 7वें। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित आयु तो 21 वर्ष। राज्य के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो 1/3 है। 1/3। नगर निगम अध्यक्ष मेयर का निर्वाचन होता है, ये नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या 2 है। 2 है महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। प्रथम अध्यक्ष। राज्य मानवाधिकार का गठन ये 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था। 7 अक्टूबर 2002 को। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर
14 सितंबर सन 2005 को हुआ था, 14 सितंबर सन 2005। राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी या राज्य प्रशासन की धुरी है तो मुख्य सचिव। मुख्य सचिव। मुख्यालय में निम्न नाम वाले जिले, तो मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले कौन से हैं उनको देखते हैं। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले, तो अमेठी का मुख्यालय क्या है? गौरीगंज। फिर कौशाम्बी का मंझनपुर। कौशाम्बी का मंझनपुर। कुशीनगर का पटरौना। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज। जालौन का उरई। संभल का पनवासा। संत कबीर नगर का खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। फारुखाबाद का फतेहगढ़। कानपुर देहात का अकबरपुर माती। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या 17 है और शाहजहांपुर ये 17वां बना है। 16वां मथुरा था, 15वां अयोध्या था। शाहजहांपुर 17वां बना है, मथुरा 16वां था और अयोध्या 15वां था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 47 महिला सदस्य चुने गए थे। बीजेपी से 36 एमएलए महिलाएं थी, बीजेपी की ही 36 थी और टोटल 47 थी। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 को हुआ था। 9 मार्च 1993 को उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद को सुशोभित करने वाले नेता नारायण दत्त तिवारी। तो ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के सीएम पद पर रहे नारायण दत्त तिवारी। उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले चित्रकूट है, महोबा है और श्रावस्ती है। यहाँ 2-2 सीटें केवल। चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती में 2-2 विधानसभा सीटें। एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या 8 है। कितनी है? 8। कौन कौन से ये 8 जिले हैं? मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, फिर हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है और शामली। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। उत्तर प्रदेश मृदा कृषि और पशुपालन, तो यूपी स्पेशलिस्ट में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? 20 हैं। कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? 20 हैं। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? कुल जलवायु क्षेत्र 9 है। कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 हैं और कुल जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? 8 कुल मृदा समूह क्षेत्र। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू हुआ कब हुआ? 1960 में। 1960 में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू हुआ 1960 में। प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड शुष्क कृषि क्षेत्र है। प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत नहरें। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल गेहूं, तो गेहूं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है तो गन्ना। और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट प्लेस पर भी है। गोकुल पुरस्कार योजना ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है। तो अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? प्रयागराज में। किसान मित्र योजना ये 18 जून सन 2001 को स्टार्ट की गई थी। 18 जून सन 2001 को। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न गेहूं, गन्ना, आम, दुग्ध, मेंथा उत्पादन में है प्रथम। तो उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, आम उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, मेंथा उत्पादन में प्रथम स्थान है, फर्स्ट प्लेस है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 को आई थी। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 में आई थी। प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। प्रदेश में फल संरक्षण और डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। सफेदा, करेला, सरदार और ललित सुरखा ये अमरूद की प्रजातियां हैं। तो सफेदा, केरला, सरदार और ललित सुरखा ये अमरूद की प्रजातियां हैं। मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अंधेश्वर,
दूधराज ये केले की प्रजातियां हैं। तो मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अंधेश्वर और दूध सागर ये केला की प्रजातियां हैं। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ है? कन्नौज में। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज में है। इसे मेंथा ऑयल की शुद्धता का ये केंद्र है बेसिकली। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है। पशु टीकों का निर्माण यहाँ पर होता है। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कितने हैं? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। फिर शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में है शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग 1999 में। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद ये 1976 में। जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है तराई प्रदेश। प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान बही योजना 1992 में आती है। राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला सहारनपुर। संतरे की पैदावार वाला जिला है सहारनपुर। किसानों को कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999 और 2000 के बीच में स्टार्ट की गई। 1999 सन 2000 के बीच में स्टार्ट की गई। उत्तर प्रदेश परिवहन अर्थव्यवस्था उद्योग ये कुछ देखते हैं इसमें। तो उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? सन 2004 को। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना सन 2004 में हुई। प्रदेश का सबसे लंबा प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH2। इसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। NH2 को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है तो दूसरा स्थान है कुल सड़क संजाल की दृष्टि से, और महाराष्ट्र का पहला। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे कौन सा है? ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच। ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच उत्तर प्रदेश का प्रथम एक्सप्रेसवे है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं तो ये झांसी में काटते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा 165.5 किलोमीटर कितने जिलों से गुजरता है? तो ये 4 जिलों से गुजरता है। 4 जिलों से। पहला गौतम बुद्ध नगर, फिर अलीगढ़, मथुरा, आगरा। तो यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा 165.5 किलोमीटर का है और ये 4 जिलों से होकर गुजरता है। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे ये 302 किलोमीटर का है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे कितने का है? 302 किलोमीटर का। और देश का ये प्रथम ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है और ये कितने जिलों से गुजरता है? तो 10 जिलों से गुजरता है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? तो ये है 348.1 किलोमीटर और 10 जिलों में ये फैला हुआ है ना। लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 348.1 किलोमीटर है और ये 10 जिलों में फैला हुआ है। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई है। इससे जुड़े जिले कौन कौन से हैं? इससे जुड़े जिले हैं कौशाम्बी है, प्रयागराज है, वाराणसी है, गोरखपुर है, लखनऊ है, गया है, राजगिरी है, वैशाली है और पटना है। तो बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए जो जिले हैं कौन कौन से? कौशाम्बी है, प्रयागराज है, वाराणसी है, गोरखपुर है, लखनऊ है, गया है, राजगीर है, वैशाली है और पटना। लखनऊ प्लान का संबंध है तो सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान है ये। लखनऊ प्लान सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान है। 1985 से स्टार्ट होता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी ये मार्च 1859 में चलाई गई थी प्रयागराज से कानपुर। मार्च 1859 में उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित है तो पूर्वोत्तर रेलवे के कहाँ है? गोरखपुर में। और उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज में। तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में और उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में। प्लेटफॉर्म नंबर 1 कितना है ये है 1300
55.40 मीटर है और ये भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर में, प्लेटफॉर्म नंबर 1। डीजल इंजन निर्माण है तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मडुवाडीह है वाराणसी में। मडुवाडीह कहाँ है? वाराणसी में। डीजल इंजन निर्माण है तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में रेलवे संग्रहालय स्थित। उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में। चलिए प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे देख लेते हैं। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी, ये कहाँ है? लखनऊ में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। फिर खेरिया हवाई अड्डा आगरा में। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। बमरौली हवाई अड्डा ये प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में। फुर्सतगंज हवाई अड्डा ये रायबरेली में है। तो फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में। हिंडन गाजियाबाद में। डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में। सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये सहारनपुर में है। सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र ये बमरौली प्रयागराज में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज में। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग स्थित है गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया। नेशनल वाटरवेज फर्स्ट में है ना, और है ये 1620 किलोमीटर। दिल्ली कोलकाता NH2 में से नहीं जुड़ा है तो लखनऊ नहीं जुड़ा है। दिल्ली कोलकाता जो कि NH2 है से लखनऊ नहीं जुड़ा। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई तो ये लालगंज रायबरेली में की गई। लालगंज रायबरेली। एशिया व भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको सेट कहाँ है? तो मुगलसराय में। एशिया व भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको सेट मुगलसराय में है। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का घटता क्रम, तो पश्चिम जो कि जो क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसका स्थान बड़ा है, फिर बुंदेलखंड, फिर केंद्रीय सेंट्रल एरिया आता है और फिर पूर्वी। तो सबसे नीचे कौन सा है? पूर्वी एरिया। पश्चिमी, बुंदेलखंड, केंद्रीय और सबसे लास्ट में पूर्वी। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र है क्रमशः पूर्वी व पश्चिमी और पूर्वी। फिर औद्योगिक विकास की पहले पश्चिमी है और फिर पूर्वी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक, तो इसमें ये था कि इसमें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक विकसित पश्चिमी क्षेत्र है और सबसे कम विकसित पूर्वी क्षेत्र। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र तो पश्चिमी क्षेत्र। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु का गठन 1981 में। प्रमुख उद्योग और संबंधित स्थल, तो पीतल पात्र ये मुरादाबाद में होता है। पीतल पात्र मुरादाबाद। कैंची ये मेरठ में है। कत्था उद्योग ये बरेली में कत्था उद्योग। टेराकोटा ये गोरखपुर। फिर बेंत उद्योग बरेली में। लकड़ी नक्काशी ये सहारनपुर में है। खेल सामान ये मेरठ में बनता है। सीमेंट तो ये दादरी में। कागज तो ये सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में बनता है। कागज उद्योग कहाँ है? सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में। दिया सलाई ये बरेली में। उद्योग कहाँ है? बरेली में। चमड़ा उद्योग आगरा एवं कानपुर में। तो चमड़ा उद्योग कहाँ है? आगरा एवं कानपुर में। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण गठन वर्ष, तो नोएडा, यानी इसका पूरा फॉर्म क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1976 में। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1976 में। बीड़ा तो ये भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1981 में। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1981 में। गीड़ा ये गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है 1988 में, है ना। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1988 में। सीडा तो ये सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989 में। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989 में। ग्रेटर नोएडा बृहद नवीन ओखला इंडस्ट्रियल ये
क्षेत्र है, तो ये 1991 में बनता है, 1991 में। लीडा, तो ये लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, 2005 में बनता है। ईडा यानी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1960 में हुई। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा है। सबसे बड़ा केंद्र क्या है? नोएडा। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा है। क्लस्टर विकास योजना 2006 के तहत क्लस्टर तो कारपेट क्लस्टर्स ये भदोही में है, भदोही में कारपेट क्लस्टर्स हैं। ग्लास बीड्स ये वाराणसी में है, ग्लास बीड्स वाराणसी में। कालीन क्लस्टर मिर्जापुर में, कालीन क्लस्टर मिर्जापुर में। पाटरी क्लस्टर ये खुर्जा बुलंदशहर में, खुर्जा बुलंदशहर। लेदर क्लस्टर ये चौरी चौरा गोरखपुर में, चौरी चौरा गोरखपुर में। चलिए दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज, ऊर्जा और संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है। खनिज दृष्टि से, खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम क्षेत्र वाला, निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है। लगभग 2% खनिज भारत के उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी कब? 1998 में। तो 1998 में उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी। खनिज विकास को उद्योग का दर्जा मिल चुका है। फिर बलुआ पत्थर, चूना पत्थर के भंडार में उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर के भंडार में उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है। प्रदेश में कोयला पाया जाता है तो ये सिंगरौली और सोनभद्र में, सिंगरौली और सोनभद्र में कोयला पाया जाता है। सिलिका सैंड यानी कांच बालू उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है, तो सेकंड नंबर पर है। सिलिका सैंड यानी कांच बालू के उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान, और आंध्र प्रदेश का पहला। सिलिका सैंड पाया जाता है तो सिलिका सैंड ये प्रयागराज में पाया जाता है, बांदा में पाया जाता है, चित्रकूट में पाया जाता है, चंदौली में पाया जाता है और झांसी में। तो सिलिका सैंड प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली और झांसी में पाया जाता है। सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों में से प्राप्त होता है? तो ये गंगा और यमुना में पाया जाता है। सिलिका सैंड गंगा और यमुना में पाया जाता है सिलिका सैंड। प्रमुख खनिज एवं उनके उत्पादन क्षेत्र, तो चूना पत्थर, चूना पत्थर मिर्जापुर, कजराहाट यानी सोनभद्र में मिलता है। तो चूना पत्थर कहाँ मिलता है? मिर्जापुर में और कजराहाट सोनभद्र में। बॉक्साइट, तो बॉक्साइट बांदा में मिलता है, चंदौली में मिलता है, चंदौली में हिंडाल्को है, रेनकोट। फिर डोलोमाइट, तो ये मिर्जापुर में मिलता है, सोनभद्र में और बांदा में। डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा में मिलता है। हीरा, तो हीरा ये बांदा और मिर्जापुर में मिलता है, बांदा और मिर्जापुर में। ग्रेफाइट, तो ये हमीरपुर और चुनार यानी मिर्जापुर में मिलता है। तो ग्रेफाइट ये हमीरपुर और चुनार मिर्जापुर में मिलता है। यूरेनियम ललितपुर में मिलता है। जिप्सम, तो ये झांसी और हमीरपुर में मिलता है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में मिलता है। तांबा ललितपुर में मिलता है, सोनराई क्षेत्र में। तो तांबा कहाँ मिलता है? ललितपुर में। कहाँ? सोनराई क्षेत्र में। सैंडस्टोन ये मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलता है। सैंडस्टोन मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलता है। फायर क्ले मिर्जापुर में मिलता है, फायर क्ले मिर्जापुर में मिलता है। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति 2003 में आई थी। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति 2003 में आई थी। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान तापीय विद्युत का है। तो तापीय विद्युत का योगदान सर्वाधिक है राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में। फिर राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना, सबसे पुरानी तापीय परियोजना है हरदुआगंज, हरदुआगंज तापीय परियोजना। ये 1942 में रूस की सहायता से स्थापित की गई। हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना पिपरी सोनभद्र में है। तो कौन सी है ये? रिहंद जल परियोजना। रिहंद जल विद्युत परियोजना राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, रिहंद जल विद्युत परियोजना। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में है, परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में है। अनपरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है, अनपरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। पनकी विस्तार विद्युत परियोजना कानपुर में है, पनकी
विस्तार ताप विद्युत परियोजना कानपुर में। राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र ये नरौरा में है। नरौरा भारी जल पर आधारित है। ये एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा में है, बुलंदशहर, और इसे 1991-92 में स्थापित किया गया। फिर प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र तो 3 है। प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र 3 है। कौन कौन से? एक तो है औरैया में, एक है औरैया में, दूसरा है आमला में और तीसरा है दादरी में। तो एनटीपीसी की गैस आधारित संयंत्र 3 है, औरैया, आमला और दादरी। फिर माता टीला जल विद्युत परियोजना ये बेतवा नदी में है, झांसी में। माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी में, झांसी में है। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित हैं तो ऊपरी गंगा नहर में स्थापित है। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र ऊपरी गंगा नहर में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। तो उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व, नेडा की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। फिर निजी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत इकाइयां तो रोजा ताप विद्युत परियोजना है। रोजा ताप विद्युत परियोजना यह है शाहजहांपुर और ये रिलायंस की है। रोजा ताप विद्युत परियोजना ये शाहजहांपुर में है, रिलायंस की है। बड़ा संगम ताप विद्युत परियोजना ये प्रयागराज में है, जेपी की है। बड़ा संगम ताप विद्युत परियोजना ये प्रयागराज में है, जेपी की है। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ललितपुर में है, बजाज ग्रुप द्वारा। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले कौन कौन से हैं? आगरा है, मुरादाबाद है और प्रयागराज है। तो सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं? आगरा है, मुरादाबाद है और प्रयागराज। आगरा, मुरादाबाद और प्रयागराज। शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में। शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में है। वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है, रामपुरा, झांसी। तो रामपुरा झांसी में सोलर पावर प्लांट है और ये 8.7 किलोवाट का। फिर ओबरा जल विद्युत केंद्र ये रिहंद नदी में है, ओबरा, सोनभद्र में। तो ओबरा जल विद्युत केंद्र ये रिहंद नदी में है, ओबरा, सोनभद्र में। फिर उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक और स्थल व पर्यटन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में होती है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया 1998 में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया। फिर प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है सर्किट कौन सा है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी वाला। आगरा, लखनऊ, वाराणसी वाला सर्किट ये। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक ताजमहल है। ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी। ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। फिर विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है ताजमहल। ताजमहल विदेशी पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है ताजमहल, और भारत का भी ये महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। फिर मैत्रेय परियोजना तो ये जापान के सहयोग से चलाई जा रही है, मैत्रेय परियोजना और बौद्ध परिपथों का इसमें निर्माण किया जा रहा है। तो इसमें मैत्रेय परियोजना में बौद्ध परिपथों का निर्माण किया जा रहा है और ये जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या है। ऋषभदेव की जन्मभूमि तो है ही, है ना। तो जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या है। और पहले जो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। तो ये ऋषभदेव की जन्मभूमि भी कही जाती है। पुष्यमित्र सिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, कहाँ किए थे? अयोध्या में। तो पुष्यमित्र सिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ अयोध्या में किए। महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र कहाँ है? तो ये बरेली जनपद में थी। अहिच्छत्र जो कि उत्तरी पांचाल की राजधानी थी, ये बरेली जनपद में आती है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल तो आलमगिरी है। आलमगिरी मेरठ में हिंडन नदी में। आलमगिरी मेरठ में हिंडन नदी में। कपिलवस्तु या शाक गणराज्य की राजधानी पिपरावाहा सिद्धार्थनगर में है। तो कपिलवस्तु शाक गणराज्य की राजधानी पिपरवाहा सिद्धार्थनगर में है। बौद्ध एवं जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी है। तो बौद्ध एवं जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी है। ये वत्स जनपद की राजधानी रहा। प्रसिद्ध जैन तीर्थ प्रभासगिरी स्थित है। तो प्रभासगिरी ये कौशाम्बी में स्थित है। प्रभासगिरी कौशाम्बी में स्थित है। भक्त संत मूलक दास की जन्मस्थली कड़ा
कड़ा है। भक्त संत मूलकदास की जन्मस्थली कड़ा है और ये कहाँ है? कौशाम्बी में है कड़ा। फिर अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्म स्थान है, तो ये है कालपी में बीरबल का जन्म स्थल है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। तो काशी में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। जयचंद को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो 1194 के चंदावर के युद्ध में पराजित किया था और ये कन्नौज इटावा के पास हुआ था। फिर जौनपुर सिराज हिंद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौनपुर की स्थापना जिसे सिराज हिंद कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक ने की थी और फिरोज शाह तुगलक ने इसे मोहम्मद तुगलक जौना खां की स्मृति में इसको बनवाया था। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर ये देवगढ़ ललितपुर में है दशावतार मंदिर और ये गुप्तकालीन। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, ये प्रयागराज में करता था। प्रयागराज में प्रति 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन हर्षवर्धन द्वारा किया जाता था। गुप्तों की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी प्रयागराज था। प्रयागराज गुप्तों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी थी। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी का जन्म स्थल बरन बुलंदशहर है। तो प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी का जन्म स्थल बरन बुलंदशहर रहा। गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है भीतरगांव। कहाँ स्थित है ये? रमाबाई नगर कानपुर देहात में स्थित है। तो गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतर गांव ये कहाँ स्थित है? रमाबाई नगर कानपुर देहात में। और गुप्तकालीन स्थल जो भीतरी है ये गाजीपुर में। भीतरी कहाँ है? गाजीपुर में। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान बदायूं माना जाता है। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान माना जाता है। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तिदार था? ये बदायूं का इक़्तिदार था। बदायूं को भारत के प्रथम संग्राम का आगाज हुआ था, तो 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ था। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ के अन्य नाम है, तो इसका अन्य नाम है ऋषि पत्नम और मृगदाव। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन ये सारनाथ में हुआ था। धामेक स्तूप और धर्मराज का स्तूप ये सारनाथ में। धामेक स्तूप और धर्मराज का स्तूप कहाँ है? सारनाथ में। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवज्जा की अनुमति दी थी सांकिया में। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्ष काल कहाँ व्यतीत किया था? श्रावस्ती में। तो भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक जो 25 वर्षों का समय है ये श्रावस्ती में व्यतीत किया था। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोसाल का जन्म श्रावस्ती में हुआ था। फिर सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्ति कला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था मथुरा। तो कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्ति कला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र मथुरा था। प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था बिठूर। फिर बेगम समरू द्वारा बनवाया गया विशाल चर्च ये सरधना मेरठ में है। पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है चब्र तीर्थ नैमिषारण्य। फिर जैनों की काशी हस्तिनापुर को कहा जाता है। तो जैनों की काशी हस्तिनापुर को कहा जाता है। प्रसिद्ध संत सैयद सलार व मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में है। तो प्रसिद्ध संत सैयद सलार और मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में है। नगर महोदय जी के उपनाम से प्रसिद्ध नगर कन्नौज है। इत्र नगरी भी इसे कहा जाता है। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। 1504 में आगरा की स्थापना की। फिर मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र आगरा था। आगरा मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? ये देवा शरीफ बाराबंकी में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली की शाह की मजार है। महाजनपद काल में पूर्वी पंचाल जनपद की राजधानी काम्पिल किन महाभारत कालीन चरित्रों का जन्म स्थान रहा है? तो ये द्रौपदी और द्रोणाचार्य का जन्म स्थल रहा है काम्पिल।
फिर महाजनपद में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल भी यही है, कुशीनगर। किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई थी? तो नवाब असफदौला की जो शासनकाल था, नवाब असफदौला का जो शासनकाल था, उसमें राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये वाराणसी में हुआ था, भदैनी 80 में। प्रेम मंदिर स्थित है तो ये वृंदावन में है, कृपालू जी महाराज यहाँ पर प्रमुख हैं इसके। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा स्थित है तो ये गाजीपुर में है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में। क्रांति नगर के नाम से विख्यात है मेरठ, तो मेरठ को क्रांति नगर भी कहते हैं क्योंकि यहीं पर 1857 में पहली बार क्रांति का बिल्कुल बजाया गया था। हींग व गुलाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है हाथरस, तो हाथरस को हींग व गुलाल नगरी कहा जाता है। फिर चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो ये गोरखपुर में। विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर काशी वाराणसी कहा जाता है। ठीक, उदयन वासवदत्ता की कथा संबंधित है तो ये कौशाम्बी से ही संबंधित है। उदयन वासवदत्ता की कथा कौशाम्बी से संबंधित है। प्रसिद्ध जेके मंदिर कहाँ है? तो ये कानपुर में, प्रसिद्ध जेके मंदिर कानपुर में। भारत माता मंदिर कहाँ है? वाराणसी में, भारत माता मंदिर वाराणसी में। प्रसिद्ध प्रतिष्ठानपुरी व ऋषभदेव की तपस्विनी झूसी प्रयागराज कहा जाता है। प्रसिद्ध प्रतिष्ठानपुरी और ऋषभदेव की तपस्थली झूसी है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है, कब से? 2016 से। फिर उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ 2014 में हो गया था, इको टूरिज्म पॉलिसी 2014 में आई। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी कहा जाता है। चित्रित धूसर मृदभाण से संबंधित अतरंजी खेड़ा, ये एटा जिले में। अतरंजी खेड़ा कहाँ है? एटा जिले में, अतरंजी खेड़ा एटा जिले में। स्वामी हरिदास कहाँ निवास करते थे? तो ये निधिवन वृंदावन में निवास करते थे हरिदास जी। तो नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति। तो प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कलात्मक विकास के संरक्षण, प्रदर्शन, अध्ययन हेतु संस्कृत विभाग की स्थापना 1957 में हुई थी। कब? 1957। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये लखनऊ में है और 1963 में बनती है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में है, 1963 में बनती है। राष्ट्रीय कथक संस्थान ये लखनऊ में है, 1988-89 में बनता है, 88-89 में। फिर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य मौर्यकालीन के काल के हैं, तो स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य मौर्य काल के हैं। प्राचीन मंदिर कला का विकास, प्राचीन या मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ था गुप्त काल में। गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ था। मुगल चित्रकला शैली की नींव पड़ी तो हुमायूं के समय मुगल चित्रकला शैली की नींव पड़ी। मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है जहांगीर के काल को, तो जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है। उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में बनता है। उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में बनता है। लखनऊ चित्रशैली के जनक, तो लखनऊ चित्रशैली के जनक है असित कुमार हलदार। ये वास टेम्पा शैली का प्रारंभ इन्होंने किया था, वास टेम्पा शैली का इन्होंने प्रारंभ किया था। बुद्ध का ग्रह ताक के चित्रकार हैं रणबीर सक्सेना, ये बुद्ध के ग्रह ताक का चित्रकार है। फिर सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार हैं शिवनंदन नौटियाल, ये सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार है। रासलीला के चित्रकार भवानी चरण ग्यू। संगीत का बाइबल की संज्ञा भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को दी है। संगीत का बाइबल ही नाट्यशास्त्र को कहा है भरत मुनि। फिर तो ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। ध्रुपद शैली में ईरान शैली का मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। तबला एवं सितार का आविष्कार। भारत का विशाल चित्रकला संग्रहालय भारत कला भवन की स्थापना 1950 में कहाँ की गई थी? वाराणसी में भारत कला भवन की स्थापना की गई थी 1950 में। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध बनारस घराना से। बिंदादीन, शंभू महाराज, लक्षु महाराज, बिरजू महाराज और
अच्छन महाराज का संबंध ये कथक से संबंधित है। ये बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज का संबंध कथक से। अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ में किए गए ख्याल गायन को शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय रामपुर घराने को जाता है। अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ में किए गए ख्याल गायन को शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय रामपुर घराने को जाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक एकमात्र शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का। कथक नृत्य का प्रणेता या उन्नायक ठाकुर प्रसाद को कहा जाता है। ठाकुर प्रसाद को। कथक में ठुमरी गायन का समावेशन बिंदा दास ने किया है। बिंदा दास ने। प्रमुख लोकगीत कजरी ये मिर्जापुर और वाराणसी में गाया होता है। कजरी ये मिर्जापुर और वाराणसी में होता है। बिरहा ये पूर्वांचल में होता है। बिरहा पूर्वांचल में। सोहर ये अवध पूर्वांचल क्षेत्र में। आल्हा ये बुंदेलखंड में होता है। आल्हा कहाँ होता है? बुंदेलखंड में। इसुरी फाग ये भी बुंदेलखंड में। तो इसुरी फाग और आल्हा ये बुंदेलखंड में होता है। होरी फाग और रसिया ब्रज क्षेत्र में होती है। ब्रज क्षेत्र में होरी फाग और रसिया होती है। प्रमुख लोक नृत्य है। ये ख्याल नृत्य है। बुंदेलखंड में होता है। बुंदेलखंड में कौन सा नृत्य होता है? ख्याल डांस कहाँ होता है? बुंदेलखंड में। फिर रास नृत्य या झूला नृत्य या मयूर नृत्य या चरकुला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र में होता है। तो रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य और चरकुला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र में होता है। धुरिया, राई, दीप, देवी, कार्तिक, सौरा, पाई, डंडा ये बुंदेलखंड में होता है। धुरिया, राई, दीप, देवी, कार्तिक, सौरा, पाई, डंडा ये बुंदेलखंड में। नटवरी, कट घोड़वा, धोबिया, कहरौवा, धीवर ये पूर्वांचल में होता है। जोगनी और कलाबाजी ये अवध क्षेत्र में होती है। कर्मा ये सोनभद्र और मिर्जापुर में होता है। कर्मा ये कहाँ होता है? सोनभद्र और मिर्जापुर में। राहुला ये बुंदेलखंड में होता है। राहुला कहाँ होता है? बुंदेलखंड में। फिर आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक कहा जाता है। फिर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य तो रामलीला है, रासलीला है, नौटंकी है। तो रामलीला ये रामनगर, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या में होती है। रामलीला कहाँ होती है? रामनगर, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या में। रासलीला ये ब्रज क्षेत्र में होती है। नौटंकी कानपुर और हाथरस में होती है। नौटंकी कहाँ होती है? कानपुर और हाथरस में। राज्य में सर्वाधिक 86 मेलों का आयोजन मथुरा में होता है। सर्वाधिक मेलों का आयोजन मथुरा। प्रमुख मेले व आयोजन स्थल तो बटेश्वर मेला ये पशु का मेला है। पशुओं का मेला है। ये आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। बटेश्वर मेला आगरा। नौचंदी मेरठ में। नौचंदी का मेला मेरठ में। ददरी मेला ये भी पशु मेला है। ये बलिया में लगता है। ददरी मेला बलिया में। गढ़मुक्तेश्वर मेला ये हापुड़ में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है। हरिदास जयंती ये निधिवन वृंदावन में होती है। हरिदास जयंती निधिवन वृंदावन में होती है। देवा शरीफ ये बाराबंकी में होता है। तो देवा शरीफ ये बाराबंकी में होता है। सैयद सलार मेला ये बहराइच में लगता है। बहराइच में सैयद सलार मेला। फिर गोला गोकर्णनाथ ये खीरी में होता है। गोला गोकर्णनाथ उत्सव ये कहाँ होता है? खीरी में। फिर नक्कटैया मेला ये वाराणसी में होता है। वाराणसी में। शकंभरी देवी ये सहारनपुर में इसका आयोजन होता है। गोविंद साहब ये अम्बेडकर नगर में होता है। अम्बेडकर नगर में। खिचड़ी मेला ये गोरखपुर में होता है। गोरखपुर में खिचड़ी मेला होता है। चैत रामनवमी मेला ही अयोध्या में होता है। चैत रामनवमी मेला ही अयोध्या में होता है। हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल महोत्सव आगरा में होता है। हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल महोत्सव आगरा में होता है। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। ताज महोत्सव आगरा। कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर मगहर में कबीर महोत्सव होता है। फिर उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में होती है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में होती है। फिर राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ है? ये मथुरा में है। 2003 में बना। मथुरा में है राजकीय जैन संग्रहालय। प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ है? एक तो गोरखपुर में हो गया, दूसरा कुशीनगर में, तीसरा पिपरहवा ये सिद्धार्थनगर में। गोरखपुर, कुशीनगर और पिपरहवा
सिद्धार्थनगर में। फिर खड़ी बोली का विकास सौरसैनी से हुआ है। इसके अन्य नाम है, तो सौरसैनी के अन्य नाम है कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी और सरहिंदी। कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी और सरहिंदी। ब्रज क्षेत्र मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज आदि में प्रयुक्त ब्रजभाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रजभाषा का जो कहाँ कहाँ बोली जाती है ब्रजभाषा, ये मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज में ये सौरसैनी अपभ्रंश से इसका निर्माण हुआ है। फिर फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में बोली जाने वाली अवधी का विकास हुआ है, तो ये अर्ध मागधी से हुआ है। अर्ध मागधी से अवधी का विकास हुआ है, तो अवधी का विकास अर्ध मागधी से हुआ है। प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है, ये भोजपुरी है। भोजपुरी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार ये 1949 में बनता है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार 1949 में प्रयागराज में बनता है। फिर जैन व बुद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ ये कौशाम्बी में, कौशाम्बी में है। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी में। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र ये प्रयागराज में। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, प्रयागराज में। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में है। प्रदेश में कुषाण व गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में। मथुरा में प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में है। खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान अमीर खुसरो ने दिया है। तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के योगदान में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं साहित्य से देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि 1887 में बनता है, प्रारंभ में किस कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ, तो ये म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना, म्योर सेंट्रल कॉलेज के रूप में ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि 1887 में स्थापित हुआ था को म्योर सेंट्रल कॉलेज कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय कब बने, तो ये 1972 में बने। 1972। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में होती है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में होती है। शिक्षा मित्र योजना ये सन 2001 में शुरू हुई। 2001 में शुरू हुई। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाना, फिर ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर देना, ये शिक्षा मित्र योजना का उद्देश्य है और ये सन 2001 में बनी। फिर शिक्षा मित्र योजना के तहत शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से किया जाता है। शिक्षा मित्र योजना में शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय BHU है। BHU एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ सन 2001-2 में शुरू हुआ था। सभी को शिक्षा, सभी को ज्ञान। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में आई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में आई थी। फिर प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना 1995 से लागू, 1995 से। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कब से शामिल किया गया, सन 2007-8 से इसको शामिल कर लिया गया। कल्प योजना ये प्राथमिक शिक्षा के लिए है, 1998 से स्टार्ट होती है। 1998 से कल्प योजना भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों की शिक्षा के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये मार्च 2009 से स्टार्ट किया जा रहा है। मार्च 2009 से। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद इसकी स्थापना 1989 में होती है। कहाँ, लखनऊ में। कृषि शोध विकास इसमें होता है, ठीक है ना। फिर उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया कब, उर्दू को देश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय 1998 में बनता है। 1998 में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज में है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज में है। इसकी स्थापना होती है 1998 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में स्थापित होता है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 में, लखनऊ में। तो
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और संस्कृत संस्थान दोनों 1976 में बनते हैं। कहाँ? लखनऊ में। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ में है, 1972 में बनती है, 1972 में। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। विश्व भारती पुरस्कार ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है। विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 1916 में मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय ने किया था। भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय ये जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है और ये सन 2001 को बना था। भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है, 2001 में ये बनता है। फिर भारतीय भाषाओं के रक्षा एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी ये प्रयागराज में बनती है। प्रयागराज में कब? 1927 में। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय तो 4 है। 4 केंद्रीय विद्यालय है। तो BHU हो गया वाराणसी में, AMU हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है। फिर ये BRAU लखनऊ में है और AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज में। BHU हो गया, AMU हो गया, BRAU हो गया और AU हो गया। तो BHU कहाँ है? वाराणसी में, AMU अलीगढ़ में, BRAU कहाँ है? लखनऊ में और AU प्रयागराज में। 2 विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। पहला है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, 2014 में बना, और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी में। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी में। फिर आरोग्य एवं कल्याण पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से होता है। आरोग्य एवं कल्याण पत्रिका का प्रकाशन। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संस्थापक पंडित जुगल किशोर निवासी थे। पंडित जुगल किशोर ये कानपुर के निवासी थे जो कि उद्दांत मार्तंड के संस्थापक रहे। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र बनारस अखबार है। उसके संस्थापक कौन है? गोविंद नारायण थत्ते। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम। तो नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वन एवं वन्य जीव तथा ISFR जो रिपोर्ट आई है 2019 की, उसके यूपी के संदर्भ में क्या तथ्य हैं उसको देखते हैं। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई। तो ये 1987 से प्रकाशित की जा रही है और ये 16वीं रिपोर्ट थी। यह रिपोर्ट संपूर्ण भारत में वनों के प्रकार, विस्तार तथा वन संसाधनों के आकलन पर प्रस्तुत की जाती है। इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से संबंध में विशेष तथ्य देखते हैं अपन। तो पहला है कि ISFR के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 16,582 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.88% है। तो ISFR के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है? 16,582 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 6.88%। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आरक्षित वन है 72.79%। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में संरक्षित वन है 6.98%। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वन कितने हैं? अवर्गीकृत वन है 20.23%। ISFR 19 के अनुसार राज्य में वनाच्छादन कितना है? 6.15%। ये हुआ 14,805 वर्ग किलोमीटर, 14,508 स्क्वायर किलोमीटर। ISFR 2017 की तुलना में राज्य के वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। तो कितनी हुई है? 126.65 वर्ग किलोमीटर, 126.65 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश में वृक्षादन यानी ट्री कवर कितना है? 3.05%, यानी कि 7,342 वर्ग किलोमीटर। राज्य के कुल क्षेत्रफल में झाड़ियां हैं 0.24% और ये कितना है? 587 वर्ग किलोमीटर। फिर प्रदेश के सर्वाधिक एवं सबसे कम वन क्षेत्रफल सोनभद्र भदोही में है।
नेक्स्ट है प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला तो ये सोनभद्र है। यहाँ पर 2540 वर्ग किलोमीटर पर वन है। तो यहाँ जो पूछा गया था कि प्रदेश के सर्वाधिक एवं सबसे कम वन क्षेत्र, सर्वाधिक सोनभद्र में है और सबसे कम भदोही में। प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला तो ये संत रविदास नगर है। फिर दूसरे नंबर में है भदोही में 3.12 वर्ग किलोमीटर में। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला तो लाखिमपुर खीरी है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, 804.91 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक मध्यम सघन एवं खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला तो सोनभद्र सर्वाधिक मध्यम सघन एवं खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाले जिलों का क्रम, प्रतिशत के सबसे पहले है सोनभद्र, फिर चंदौली, फिर पीलीभीत, फिर मिर्जापुर और फिर चित्रकूट। तो सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर और चित्रकूट। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिलों का क्रम, सबसे कम संत रविदास नगर में, फिर मैनपुरी में, फिर देवरिया में, फिर बदायूं में और फिर मऊ में। प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं सोनभद्र, खीरी, मिर्जा, पीलीभीत और चित्रकूट। तो सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत और चित्रकूट। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहे हैं और यहाँ हमने शुरू में प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा था। सबसे कम है संत रविदास नगर, फिर मऊ, फिर मैनपुरी, फिर संत कबीर नगर और फिर ये देवरिया। समानतः प्रदेश में पाए जाने वाले वनों का प्रकार तो उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। देश में वृक्षारोपण में बढ़ोतरी करने हेतु ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ 1 जुलाई 2001 से हुआ था। 1 जुलाई 2001 से ऑपरेशन ग्रीन योजना प्रारंभ हुआ था। देश में सर्वाधिक वन्य जीव परीक्षण संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रदेश में सर्वप्रथम वन्य जीव परीक्षण संगठन की स्थापना 1956 में हुई थी। 1956 में हुई। प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना 1977 में हुई थी। 1977 में 1987 से ये टाइगर रिजर्व बना है। 1987 से टाइगर रिजर्व बना है और है कहाँ ये दुधवा नेशनल पार्क? ये लाखिमपुर और पीलीभीत में है। प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार और यह कहाँ? चंदौली में। और ये 1957 में स्टैब्लिश होता है। 1957 में, है ना। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है कहाँ? चंदौली में। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार तो ये हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, ये मेरठ में है। मेरठ, मुजफ्फरपुर नगर, हापुड़ और अमरोहा में है फैला हुआ। सबसे छोटा वन्य जीव विहार तो सबसे छोटा वन्य जीव विहार है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ये कहाँ है? ललितपुर में। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ है? ललितपुर में, 5.4 वर्ग किलोमीटर में। सबसे पुराना चंद्रप्रभा चंदौली में है, 1957 में बनता है। सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार और सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। प्रमुख वन्य जीव विहार तो किशनपुर वन्य जीव विहार, ये लाखिमपुर खीरी में है। किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ है? लाखिमपुर खीरी में। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, ये बहराइच में है। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में है। कैमूर वन्य जीव विहार, ये मिर्जापुर और सोनभद्र में। कछुआ वन्य जीव विहार, ये वाराणसी में है। कछुआ वन्य जीव विहार। फिर सोहागी बरवा वन्य जीव विहार, ये महाराजगंज में है। सोहागी बरवा वन्य जीव विहार। राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार तो नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव में है ये। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में, और ये 1984 में बना था। 1984 में। सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोश पक्षी विहार, कन्नौज में है ये। कन्नौज में, और ये 80 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 80 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है, एटा में है ये, और ये 1 वर्ग किलोमीटर में फैला है, एटा में। प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार तो बखीरा पक्षी विहार, ये बखीरा जो पक्षी विहार है ये बस्ती और संत कबीर नगर में है। संत कबीर नगर में और बस्ती में। सुरहाताल पक्षी विहार, ये बलिया में है। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है? बलिया में। पार्वती अरंगा वन्य जीव विहार, ये गोंडा में है। पार्वती अरंगा वन्य जीव विहार गोंडा में है।
सैंडी पक्षी विहार ये हरदोई में है सैंडी पक्षी विहार। प्रदेश सरकार के अंतर्गत शामिल वन्य जीव संरक्षण केंद्र, तो 12 वन्य जीव विहार है, 12 वन्य जीव विहार है और 13 पक्षी विहार है। वृक्ष बंधु पुरस्कार, तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007-8 में शुरू हुआ था। वृक्ष बंधु पुरस्कार 2007-8 में शुरू हुआ, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ है? सारनाथ बारा में। प्रदेश में सर्वाधिक स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए हरित पट्टी योजना चलाई गई है, तो ये 2012-13 में चलाई गई थी हरित पट्टी योजना। फिर उत्तर प्रदेश में नदी, झीलें, सिंचाई के साधन। प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रवेश करती है बिजनौर में, तो गंगा नदी में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, तो बिजनौर से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला बदायूं है। बदायूं उत्तर प्रदेश का सबसे सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में गंगा नदी है ना, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ है? गंगा नदी पे प्रयागराज से हल्दिया तक। केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008-9 में दिया गया था, 8-9 में। प्रदेश में यमुना नदी सहारनपुर से प्रवेश करती है, सहारनपुर से। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है। रामगंगा नदी का प्रवेश कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में? तो बिजनौर के कालागढ़ में प्रवेश करती है रामगंगा नदी। जौनपुर, सुल्तानपुर व लखनऊ स्थित है, तो गोमती तट पर जौनपुर, लखनऊ और सुल्तानपुर स्थित है। गोमती नदी का उद्गम स्थल है, तो ये फुलहर झील पीलीभीत। शालिग्रामी और नारायणी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? गंडक को। तो शालिग्रामी और नारायणी नदी के नाम से गंडक को जाना जाता है। नदियों के किनारे बसे प्रदेश के प्रमुख नगर, तो गंगा नदी के किनारे गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया, ये सब यहाँ पर स्थित है। गंगा नदी के किनारे गढ़मुक्तेश्वर है, कानपुर है, उन्नाव है, प्रयागराज है, वाराणसी है, गाजीपुर है, शेरपुर है और बलिया। यमुना नदी के किनारे बागपत है, मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, इटावा है और कौशाम्बी। बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा और कौशाम्बी। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर। मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट। सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ और रामगंगा नदी के किनारे मुरादाबाद। सोन नदी के किनारे सोनभद्र है और हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं, तो नलकूप से 71.2% सिंचाई होती है नलकूप से। नहर से 18.2%, फिर तालाब, झील और कुएं से कुल मिला के 10.1% वर्षा होती है। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर तो पूर्वी यमुना नहर है। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है, ये 1830 में बनी थी, 1830 में। प्रदेश में तालाब व पोखरों से सिंचाई तो बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। प्रदेश में तालाब एवं पोखरों से सिंचाई बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें तो रायबरेली में है, 2843 किलोमीटर। प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है, तो ये ऊपरी गंगा नहर है और ये जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली तो शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर, तो ये झांसी से बेतवा नदी पर, झांसी में है ये रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर। ये कहाँ है? झांसी में और बेतवा नदी के किनारे पर। फिर हथनी कुंड बैराज, ये यमुना नदी पर है। हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर है। 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना ये सोन नदी पर है। बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना सोन नदी पे है और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड की संयुक्त परियोजना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड की संयुक्त परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना ये यमुना नदी पर है। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर है। आगरा मथुरा की पेयजल समस्या का निदान इसी से होता है। फिर लौकुश बैराज परियोजना ये गंगा नदी पर है। लौकुश बैराज परियोजना गंगा नदी पे है। कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराती है लौकुश बैराज परियोजना। आगरा बैराज यमुना नदी पर है। आगरा को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराती है। फिर जलगंगा परियोजना ये दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप है। जलगंगा योजना दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप है। नोएडा गाजियाबाद को लाभ होता है। प्रमुख झीलें, ताल व कुंड, तो रामगढ़ ताल ये गोरखपुर में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। बखीरा झील ये संत कबीर नगर में है। फुलहर झील पीलीभीत में।
पीलीभीत। फुलहर, पीलीभीत। करेला झील, लखनऊ। करेला झील कहाँ? लखनऊ में। औंधी ताल, वाराणसी। औंधी ताल, वाराणसी। लौंधी ताल, सुल्तानपुर। लौंधी ताल, सुल्तानपुर। सिरसी जलाशय या जरगो जलाशय, मिर्जापुर में। सिरसी जलाशय या जरगो जलाशय मिर्जापुर में है। मोती झील या गौर झील, रामपुर में। मोती झील या गौर झील रामपुर में है। बरुआ सागर या लक्ष्मी ताल, झांसी में। तो बरुआ सागर या लक्ष्मी ताल, झांसी में। शुक्रताल, ये मुजफ्फरनगर में। शुक्रताल, मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में शुक्रताल। अलवारा झील, ये कौशाम्बी में। अलवारा झील कौशाम्बी में है। दरबन झील, अयोध्या में। अयोध्या में। मदन सागर झील, महोबा में है। मदन सागर झील, महोबा में है। फिर दाहर झील, हरदोई में। दाहर झील, हरदोई में है। नौह झील, मथुरा में है। नौह झील कहाँ है? मथुरा में। शेखा झील, अलीगढ़ में। शेखा झील, अलीगढ़ में है। मेजा जलाशय बांध स्थित है, तो ये बेलन नदी पर है। बेलन नदी पर है मेजा जलाशय बांध, बेलन नदी पर। अर्जुन बांध नहर, ये अर्जुन नदी पर है। अर्जुन बांध नहर अर्जुन नदी पर है, हमीरपुर में। हमीरपुर में। धसान नहर ये बेतवा नदी पर है, झांसी और हमीरपुर में है। धसान नहर। राजघाट बांध व नहर परियोजना, ये बेतवा नदी पर है। यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, ये रिहंद नदी में। रिहंद नदी में है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जनगणना, महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। जनगणना 2011 से। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341। 19,98,12,341। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 16.51%। 16.51%। उत्तर प्रदेश की आबादी में पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो पुरुषों का प्रतिशत 52.29% है और महिलाएं हैं 47.71%। पुरुष हैं 52.29% और महिलाएं हैं 47.71%। राज्य की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 77.70%। 77.70%। राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 22.30%। 22.30%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 7 है। उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 7 है। देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है और 11.79% जनसंख्या के साथ दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान महाराष्ट्र का। कुल शहरी आबादी की बात हो रही, शहरी आबादी, बाकी वैसे तो उत्तर प्रदेश ही सबसे आगे। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक एवं न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाले जिले, तो सर्वाधिक है ग्रामीण आबादी कहाँ? इलाहाबाद। और न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर। तो इलाहाबाद में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है और गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। 4 बड़े राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, तो प्रयागराज है, प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या है। फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़ और फिर लखनऊ। तो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, तो महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, श्रावस्ती है और ललितपुर है। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों का क्रम, तो प्रयागराज है, फिर आजमगढ़ है, फिर जौनपुर है। प्रयागराज, आजमगढ़ और जौनपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जनपद कौन है? गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद। सबसे कम आबादी वाला आबादी वाला जिला शहरी, श्रावस्ती में सबसे कम शहरी आबादी, सबसे कम आबादी वाला शहरी वाला जिला श्रावस्ती है। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष एवं महिला जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज सर्वाधिक पुरुष एवं महिला जनसंख्या वाला जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला गौतम बुद्ध नगर सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी रहती है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भी ज्यादा है तो रहेंगी। 0 से 6 आयु के
आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला जिला प्रयागराज। फिर 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 0 से 6 आयु की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 15.41% है। 2001 में ये 19% थी, तो घटी। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात किस जिले का है? बहराइच में। बहराइच का 18.77 है। सबसे कम कानपुर नगर का है 11.13। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले, तो सर्वाधिक है बलरामपुर का 950 और सबसे कम है बागपत का 841। तो सबसे ज्यादा है बलरामपुर का 950, सबसे कम है बागपत का 1800 सॉरी बलराम का कितना है 900, बलरामपुर का कितना है 950 और बागपत का है 841। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 902। 2001 में ये 916 था, तो ये घटा है। कितने कमी आई है? 14 की। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो कितना है? तो 829 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। 829 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। भारत का कितना है? 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, तो 447 ज्यादा है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, तो गाजियाबाद है, वाराणसी है, लखनऊ है, फिर भदोही है, फिर कानपुर नगर है। तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही और कानपुर नगर। प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का क्रम, तो ललितपुर है, फिर सोनभद्र है, फिर हमीरपुर है, फिर महोबा है, चित्रकूट। ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता 67.7% है, जिसमें पुरुष एवं स्त्री साक्षरता कितनी है? तो पुरुषों की साक्षरता 77.30% और महिलाओं की है 57.20%। पुरुषों की कितनी है? 77.30% और महिलाओं की 57.20%। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का क्रम, तो गौतम बुद्ध नगर है, बुद्ध हैं तो आगे ही रहेंगे, फिर कानपुर नगर है, फिर औरैया है, इटावा है, फिर गाजियाबाद है। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला तो श्रावस्ती, 57.16%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है कानपुर नगर सर्वाधिक, तो कानपुर नगर की सर्वाधिक महिलाएं संरक्षित है, मतलब साक्षर है। प्रदेश में महिला एवं पुरुष साक्षरता के बीच का अंतर है 20.1। सर्वाधिक एवं सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता अंतर वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? तो महाराजगंज है और कानपुर। सर्वाधिक और सबसे कम महिला साक्षरता, सर्वाधिक एवं सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता अंतर वाले जिले क्रमशः महाराजगंज और कानपुर नगर है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 था, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात की तुलना में 31 कम है। भारत का कितना है लिंगानुपात? 943 और यूपी का 912। प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो जैतपुर है, जैतपुर का 1024 है, फिर आजमगढ़ है 1019 है, फिर देवरिया है 1017, तो जौनपुर है 1024, आजमगढ़ 1029 और देवरिया 1017, 1019 है ना। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का है, कितना है? 851। 2001 और 11 के दौरान प्रदेश की दशकीय वृद्धि कितनी रही है? 20.22%। 20.22%। देश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला तो गौतम बुद्ध नगर और न्यूनतम कानपुर में। तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि हुई है और कानपुर में सबसे कम। देश के सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले तो गाजियाबाद है सबसे ज्यादा, गाजियाबाद, फिर लखनऊ है, फिर कानपुर नगर है। तो गाजियाबाद है, लखनऊ है, कानपुर नगर है। देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का कितने प्रतिशत योगदान है? तो 20.69% अनुसूचित जाति है। देश में कुल 16.6% अनुसूचित जाति है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 20.69% है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के क्षेत्र देश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सीतापुर है, सीतापुर, फिर प्रयागराज है, प्रयागराज, सीतापुर, फिर हरदोई, तो सीतापुर, प्रयागराज और हरदोई। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं? तो सोनभद्र सबसे ज्यादा है, यहाँ की अनुसूचित जाति जनसंख्या, और बागपत की सबसे कम है। देश में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? कौशाम्बी।
कौशाम्बी में 34.72% अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं। तो इसमें अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना में 0.6% रहा। फिर भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 8.6 तो उत्तर प्रदेश में 0.6 है, एग्जैक्ट 0.57 था और भारत में 8.6। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले सोनभद्र है, बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर है, फिर ललितपुर है। तो सबसे पहले है सोनभद्र, फिर बलिया, फिर देवरिया, फिर कुशीनगर, फिर ललितपुर। प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले जिले सबसे कम बागपत में है, फिर कन्नौज में, फिर बदायूं में, फिर एटा में, फिर कासगंज में। बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा और कासगंज। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिलों का क्रम सोनभद्र में सबसे ज्यादा है प्रतिशत, फिर ललितपुर में, देवरिया में, फिर बलिया में, फिर कुशीनगर में। सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया एवं कुशीनगर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले बढ़ते क्रम में तो बागपत है, फिर कन्नौज, फिर बदायूं, फिर बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 है लिंगानुपात। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जाति थारू है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति बनरावत है। सबसे छोटी जनजाति है। सबसे छोटी जनता सेंस की उनकी जनसंख्या सबसे कम है। प्रदेश में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 12। 2003 से पूर्व थारू और बुक्सा रहे। तो प्रदेश में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 12 और 2003 से पूर्व थारू और बुक्सा भी थे। प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। कहाँ? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर और खीरी। तो नेक्स्ट है कि थारू अपने को किस वंश का मानते हैं? तो ये किरात वंशी मानते हैं अपने आप को, किरात वंशी थारू। लठवरवा भोज दिया जाता है थारुओं में, तो थारुओं में लठवरवा भोज दिया जाता है। थारुओं का प्रमुख त्योहार बजहर है और ये बैसाख और जेठ के महीने में मनाया जाता है। दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति थारू दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति के बच्चों के लिए महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो लाखीमपुर खीरी में। फिर भुक्सा जनजाति का निवास मुख्यतः बिजनौर में। भुक्सा जाति का निवास बिजनौर में। भुक्सा जनजाति का संबंध माना जाता है पतवार राजपूत वंश से। हिंदुओं की तरह वर्ण विभाजन पाया जाता है भुक्सा जनजाति में। भुक्सा जनजाति में हिंदुओं की तरह वर्ण विभाजन पाया जाता है। फिर भुक्सा हिंदू धर्म मानते हैं। इनकी सबसे बड़ी पूज्य देवी कौन है? तो ये काशीपुर की चामुंडा देवी, काशीपुर की चामुंडा माता। ठीक है। खरवार जनजाति के लोगों का निवास क्षेत्र है तो मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया और चंदौली। खरवार जनजाति के लोगों का निवास क्षेत्र क्या है? मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया और चंदौली। खरवार किस धर्म को मानते हैं? तो ये हिंदू धर्म को मानते हैं। कर्मा लोक नृत्य प्रचलित है तो ये खरवार जनजाति में ही प्रचलित है। क्या होता? कर्मा लोक नृत्य। और 2003 से पूर्व उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां केवल 2 थी, थारू और बुक्सा। तो नेक्स्ट है कि महिगीर जनजाति निवास करती है तो ये बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में महिगीर जनजाति निवास करती है। महिगीर की अर्थव्यवस्था का मूल आधार मछली पकड़ना है तो महिगीर मछली पकड़कर अपनी आजीविका पालन करते हैं। महिगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी। सहरिया जनजाति प्रदेश में मिलती है ललितपुर में सहरिया जनजाति मिलती है। परहिया, बैगा, पनिका, पंखा, अगरिया, पथारी, चेरो, भुनिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र। प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है? तो फैजाबाद और जालौन में कोई भी जनजाति पाई नहीं जाती। कर्मा लोक नृत्य के जिले संबंधित है? ये सोनभद्र से संबंधित है। कर्मा लोक नृत्य सोनभद्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश जनजाति विकास निदेशालय किस मंत्रालय के अंदर कार्य करता है? तो ये समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में
स्थित प्रमुख संस्थान एवं संगठन, तो इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, ये भी। तो इंडियन शुगर केन इंस्टीट्यूट और इंडियन ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में। पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में। इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में। इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है। क्लॉथ कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में। तो क्लॉथ कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर मेरठ में। पोटैटो रिसर्च सेंटर मेरठ में। सेंट्रल मैंगो रिसर्च सेंटर लखनऊ में। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला गाजियाबाद में। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला गाजियाबाद में। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही में। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही में है। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट अमेठी में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में। इंडियन वेटनरी इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में। सेंट्रल एविएशन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट इज्जतनगर में। तो इज्जतनगर में सेंट्रल एविएशन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट भी है। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी रायबरेली में। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फायर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में। सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फायर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? झांसी में है। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला लखनऊ में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय ग्लास एंड सिरेमिक अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? बुर्जा में। फिर खुर्जा। तो केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल मेरठ में। फिर इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर लखनऊ में। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ है? लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मोलॉजी कहाँ है? सीतापुर में। फिर नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़ में। नेशनल एकेडमी फॉर स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा में है। राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान ये लखनऊ में। डॉक्टर अम्बेडकर पर्यावरण म्यूजियम लखनऊ में है। पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र महोबा। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर। डॉक्टर अम्बेडकर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडी कैप्ड ये कहाँ है? कानपुर में। राजकीय चर्म संस्थान कानपुर। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज में। कांच उद्योग विकास केंद्र फिरोजाबाद में। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट फार्मूला 1 ग्रेटर नोएडा में। और लेजर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव में।